साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नबी साहब, मैं अभी तो खैर मैं और बतूल बात कर रहे थे जो प्राइम मिनिस्टर का आज पहले दिन उन्होंने ओथ लिया है और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए हैं, वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस चलाएंगे, क्या उनका स्टाइल है, क्या उनकी गवर्नेंस की प्रायोरिटीज हैं। तो वो खैर वो तो हम बात करते रहेंगे। मैं नबी साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था, दो तीन मेरे जहन में बड़े इंपॉर्टेंट इशूज थे जो ब्रीफली मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आप हमें बताएं। पहली चीज तो ये कि गिव एक्सपीरियंस विद शहबाज साहब पीडीएम की गवर्नमेंट में, और बहुत ही आप यानी कि क्रूशल आपकी जिम्मेदारियां थी इस वक्त इन हालात में। आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है लेकिन ट्रेजरी में है। शहबाज साहब को एक दो तीन सबसे ज्यादा क्रूशल, इमीडिएट और इंपॉर्टेंट बट डिफिकल्ट फैसले क्या करने चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो एक हद तक तो वो ले आउट कर चुके हैं अपनी जो ओपनिंग स्पीच थी उसमें भी। बदकिस्मती से लोगों ने वो क्लियरली सुनी नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू का आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी क्रूशियल। ये एक यूनिक मौका है समहाउ कि हम एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाएं नेशनल रिकंसिलिएशन का। आप ये देखें कि ये असेंबली की जो ब्रेकअप है वो इस तरह से की है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव। इस लिहाज से आप कोई भी अपना एजेंडा पुश थ्रू नहीं कर सकेंगे जब तक कि पूरी पार्लियामेंट जो है या कम से कम एक बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट का आप के साथ ना हो। ठीक। तो उसके लिए जो नेशनल रिकंसिलिएशन की उन्होंने बात की, दैट हैज टू बी जेन्युइन। ताकि आई नो कि इस वक्त ऑपोजिशन बहुत एक एग्रेसिव मूड में है, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड गो ऑल आउट एंड मेक एफर्ट्स ये कैसे करें कि नबी साहब? ये कंसिलिएशन जेन्युइन हो। ये प्रैक्टिकली इसको करने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? हाउ डू वी नहीं, ट्रांसलेट दिस जाहिर इनटू है पहले एक्शन? तो आपने डायलॉग ही करना है ना। अभी फिलहाल तो और मेजर चीजें नहीं कर सकते आपने। फॉर एग्जांपल जो ऑफर आया है कि पीछे के 9 मई पे आप एक जुडिशल कमीशन बना दें तो वो बना दें फौरी तौर पे। या अगर जो लोग जो अपोजिशन के हैं, फॉर एग्जांपल मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका अगर उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर का इशू है या क्या, तो उस पे हम फुट ड्रैगिंग ना करें। खान साहब ने जरूर हमारे लोगों को अंदर रखा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं निकाले, लेकिन यहाँ हम उसको जो है रेप्लिकेट ना करें, हम फॉरवर्ड मूव करें। ये तो है रिकंसिलिएशन। लेकिन उसके साथ साथ जो नबी साहब एक सवाल, सॉरी, मैं अगला इस पे इशू इसी वो बिफोर यू मूव ऑन, बस क्विक क्वेश्चन। पीटीआई की जी तरफ से या एसआईसी की तरफ से कोई इंडिकेशन है कि वो इस तरह की रिकंसिलिएशन में इंटरेस्टेड होंगे? एनी इंडिकेशन जो आपको मिली हो? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। बट ठीक है, अगर वो नहीं भी आते तो प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये जेस्चर दिखाना चाहिए, थोड़े बहुत सीबीएम्स करने चाहिए ताकि ये पॉसिबल हो। आप अगर सोच रहे हैं कि हम 5 साल इसी तरह से चलेंगे, कि वो एग्रेसिव मूड में चलते जाएंगे या एग्रेशन को बढ़ाते जाएंगे और हम गवर्नेंस करते जाएंगे, आई थिंक दैट विल बी डिफिकल्ट। ठीक। सो उस लिहाज से दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन क्या फिर उसमें नेक्स्ट पहल पॉइंट जो करेंगे ऑब्वियसली वजीर आजम? आपको लगता है कि वो पहल करेंगे इस मुश्किल कदम में? आप कह रही पहल करना करनी तो चाहिए, लेकिन वो इनको पहल टाइम करेंगे क्योंकि फिलहाल पहल बहुत जरूरी है और अहम है। मेरे ख्याल है पहल तो वो कर चुके हैं बाय अनाउंसिंग कि वो नेशनल रिकंसिलिएशन चाहते हैं। लेकिन उसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा आ जाए जी जी, नेक्स्ट पॉइंट तो ज़ाहिर इकोनॉमी का है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इकोनॉमी पे जैसे उन्होंने अगेन वो लेआउट जैसे किया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इकोनॉमी में सारी जो चीज़ें उनकी आती हैं, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग है इनिशियली ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एक तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी प्लान होगा, दूसरा टैक्सेशन का है। उन्होंने उसकी भी बात जो है वो शुरू की कि टैक्सेशन हमें करना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें थ्रो अप हो रही हैं आईएमएफ के नाम से, दैट इज मोर ऑन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन साइड, जो कि गरीब को ज़्यादा हिट करता है। हमें थोड़ा सा उसको फोकस को डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। वो सेक्टर्स जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, चाहे वो सूबे का हो चाहे वो मरकज का हो,
तो उनको हमें जो है तरगीब देनी चाहिए कि वो आए और इस टैक्स नेट में आए। तीसरी बात, सॉरी मैं साथ साथ जरा चीजें पूछता जा रहा हूं आपसे। इसमें देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए टैक्सेशन के टैक्सेशन में जो कुछ भी रिफॉर्म्स होने हैं वो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। हो सकता है कहीं उसमें लेजिस्लेशन की जरूरत हो, लेकिन अदरवाइज तो डायरेक्ट रिफॉर्म भी हो सकता है। अब आपका डिसएग्रीमेंट होगा, आई एम श्योर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का डिसएग्रीमेंट होगा, आप कैबिनेट में तो बैठे नहीं है, तो वो जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे आप उनको कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसा मत करें, दिस इज हाउ वी फील इट शुड बी डन। एक तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ओपन डिबेट हो रही है, अदरवाइज कैसे होगा? हाउ डू यू कम ऑन द सेम पेज? फोरम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो ज़ाहिर है चार्टर ऑफ इकोनॉमी कोई यूनिलैटरल तो नहीं होगा ना। चार्टर ऑफ इकोनॉमी मींस कि आपने सारी पार्टियों को एक टेबल पे बिठाना होगा, कम से कम वो पार्टियां जो आना चाहेंगी टेबल पे उनको तो बिठाना होगा। एंड देन वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज मैटर्स, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो इशू ऑफ टैक्सेशन हो, चाहे डिवोल्यूशन इन रियल सेंस की और फिर फिस्कल स्पेस वहां से निकालने की बात हो, चाहे वो सब्सिडीज जो है वो डिफ्यूज सब्सिडीज और जो एम्पावरमेंट ऑफ द रिच थ्रू सब्सिडीज वाला कॉन्सेप्ट चेंज करके उसको फर्दर डिवॉल्व करने की बात हो। बातें सबने की हैं, बट नाउ दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू रियल टर्म्स। लेकिन उसको जब उसका फोरम बनाएंगे, जो भी कराएं, एंड प्रेफरेबली पार्लियामेंट्री फोरम हो, तो उसमें ये सारी चीजें डिस्कस। नबी साहब, चार्टर ऑफ द इकोनॉमी में प्रॉब्लम असल में जो कम से कम मुझे नजर आता है वो ये है कि आप कैसे सारे एग्री कर सकते हैं कि जी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए? मतलब सारी दुनिया में हर जमात को जो दूसरी जमात से डिफरेंशिएट किया जाता है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे किया जाता है। आपका एक स्टांस है मिसाल के तौर पर प्राइवेटाइजेशन पे, वो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, वो उसकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। ये कैसे मुमकिन है कि तमाम जमातें कहें कि जी हमारी सारी पॉलिसी देखें, फिर तो उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा? मुझे इसलिए चार्टर ऑफ द इकोनॉमी में एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आता है। नहीं, बात इज अ प्रॉब्लम ना, आई डोंट एग्री विथ योर आर्गुमेंट देयर, क्योंकि आपको ये पता है कि प्राइवेटाइजेशन जो इस मुल्क में जितनी भी हुई है वो मॉनेटरी टर्म्स में सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के टाइम में हुई है। तो जहां हम खिलाफ हैं प्राइवेटाइजेशन के इन द सेंस कि आप उसको जल्दी से पुश थ्रू करके चीजों को कर दें, अगर आप सारे फैक्टर्स को सामने रखें, उसको आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में लेकर जाएं, कई और तरीके हैं जिससे ये सारी चीज हो सकती है। सो इट्स नॉट के मतलब डॉगमा वो नहीं है कि स्ट्रिक्टली, लेकिन जाहिर है कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना पड़ेगा, जो यूनियंस है उसके बात करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यस it is possible, but you have to have the patience and the wherewithal to be able to do it right. अच्छा, अब इसी पे अगर थोड़ा सा मैं इसी की एक्सटेंशन को आगे चलूं, जो की चीज जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बात कर चुके हैं नबी साहब अपनी पहली पार्लियामेंट की स्पीच में, दैट इज दी एनएफसी। अब उन्होंने डायरेक्टली एनएफसी की बात नहीं की है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है, एंड यू नो दिस बेटर देन ऑलमोस्ट एवरीबडी एल्स, कि फेडरल गवर्नमेंट बैंकरप्ट है, उसके पास पैसे को नहीं बचते। तो ये जो एनएफसी अवार्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करना और ये देखना कि जी सूबों और वफाक का जो रिलेशनशिप है फाइनेंशियली उसको किस तरीके से रीबैलेंस किया जा सकता है, इसमें पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है। आर यू ओपन टू दिस कि इसको रीलुक किया जाए एनएफसी? नहीं, देखिए आज बिलावल साहब ने उसका ऑल्टरनेट जरूर, आपका इशू है फिस्कल स्पेस का इशू, अगेन एनएफसी का नहीं है कि आप सूबों को बैंकरप्ट कर दें और सोशल सर्विसेज को बंद कर दें और सारा जो है वो डेट सर्विसिंग और डिफेंस पे चला जाए। ये नहीं, ये कोई मुल्क तरक्की ऐसे नहीं कर सकता। जहां डिवोल्यूशन हुई है, पहले सबसे बड़ा इशू ये ना कि जहाँ जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए, 18 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि डुप्लीकेशन कर रही हैं इधर, एंड द सेविंग्स इज इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। सो फॉर गॉड सेक, अगर हम वो चीजें तो करें ना जो कि आसान है, हम रीओपन करने की बात कर रहे हैं एनएफसी को और सूबों का साथ एक नई जंग शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई सीसीआईबी में अगर 3 चीफ मिनिस्टर्स आपके खिलाफ हैं, इसमें तो आप कैसे ये चीजें कर पाएंगे? तो you have to find alternatives. Objective we can all agree on कि अभी फिस्कल स्पेस चाहिए, लेकिन क्या रूट होगा उस पे बैठ के डिस्कस करके कोई तरीका निकाले। जी नवीद कमर साहब, लेकिन देखिए इसके लिए तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहले तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि
जो पॉलिसी कंफ्यूजन हमने देखी 16 माह में, क्या वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकेंगे आप लोग? क्योंकि वो कंफ्यूजन क्लियर होगा कि काम करना कैसे, फिर जाके आप रिफॉर्म्स करेंगे। क्योंकि जिस एनएफसी की पे भी डिबेट हो रही है, वो तो एमक्यूएम भी असल में आपसे नाराज रहती है कि बजटरी आप लोग किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं, वो तो मुस्तकिल आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो ये तो ना सिर्फ वफाकी सतह का मसला है बल्कि सूबों के अंदर भी है। इससे कोई वास्ता ही नहीं है ना बीबी। सिंपल बात है, उनका इशू है कि जी जो डेवोल्यूशन है वो मरकज से सूबे पे हुआ है, लेकिन फिस्कली सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट्स को जाना चाहिए, उस पर तो कोई एतराज नहीं करता। क्वांटम पे एतराज हो सकता है, तरीक़ेकार पे हो सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुमकिन ही नहीं है विद द काइंड ऑफ नंबर्स देयर आर। सो पॉइंट इज यू हैव टू स्टार्ट पॉजिटिव, यू हैव टू स्टार्ट टू सी व्हाट इज अचीवेबल रादर देन टू से जी वो भी ऑब्जेक्ट करेगा, वो भी करेगा, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ना करें कुछ, बट देन यू आर स्टक। ठीक, बहुत शुक्रिया नवीद कंवर साहब, अभी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे।